नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक से समझ सके और उसका ठीक उत्तर दे सके। सामान्यतः इस प्रोग्राम में प्रयास किया जाता है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं पर आपकी एक व्यापक समझ बने और व्यापक समझ के आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। सामान्यतः पिछले एक सप्ताह की 4 प्रमुख खबरों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो इस सप्ताह विशेष रूप से लगातार चर्चा में रही हैं। 4 खबरें लगातार चर्चा में रही हैं, कौन कौन सी हैं? एक है ओलिव रिडले कछुए। इनके बारे में सामान्यतः चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, ये चर्चा में क्यों है इसको भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इनका संरक्षण स्टेटस अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत क्या है। फिर हम बात करेंगे भारत में एंटी वेनम की कमी पर। भारत सर्पदंश के लिहाज से दुनिया की राजधानी माना जाता है, क्योंकि भारत में सर्पदंश के कारण जो मौत होने का आंकड़ा है वो बहुत ऊपर का है। इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे और ये खबर आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि भारत सर्पदंश की राजधानी बना। साथ ही अगली खबर होगी हमारी वायनाड स्काई द्वीप में पक्षी सर्वेक्षण पर। तो ये जो स्काई द्वीप होते हैं ये क्या होते हैं और यहाँ पर जो पक्षी सर्वेक्षण किया गया है उसमें किस तरह की बातें सामने आई हैं। यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान में किस तरह की परेशानियां हैं। यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान के प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं, तो इसमें किस तरह की परेशानियां आ रही हैं उन पर भी चर्चा करना पर्यावरण के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस खबर पर भी हम बात करने का प्रयास करें। पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं जो ओलिव रिडले कछुए से जुड़ी हुई है। ओलिव रिडले कछुए की एक सामान्य तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि पिछले कुछ समय पर तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर 300 से 350 मृत ओलिव रिडले कछुए मिले हैं और तमिलनाडु के तट पर विशेषकर चेन्नई के आसपास के जो क्षेत्र है, ये चेन्नई है, इसके आसपास के क्षेत्र में ये मृत ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तमिलनाडु के तट पर नीलंकरई, बेसेंट नगर, कोवलम और थिरुवल्लुवर जिले के पुलिकट जैसे क्षेत्रों में ये मिले हैं, यानी सामान्यतः इस क्षेत्र में ये पाए गए हैं। तो ओलिव रिडले जो कछुए हैं इनके बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। पर्यावरण के लिहाज से इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इनके बारे में आपने निश्चित रूप से सुना होगा। तो इनके बारे में सामान्य जानकारी यही है कि ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम जो है वो जैतून के रंग के कवच पृष्ठवर्म के कारण पड़ा है। वे अपने अद्वितीय सामूहिक निडन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अरीबदा कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? अद्वितीय सामूहिक निडन यानी यूनिक कलेक्टिव निडन के लिए जाने जाते हैं, जिसको अरीबदा के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब है कि हजारों मादाएं यानी ओलिव रिडले कछुए से संबंधित जो मादाएं हैं वो अंडे देने के लिए एक ही समुद्र पर इकट्ठा होती है, एक ही समुद्र तट पर इकट्ठा होती है और इस घटना को हम अद्वितीय सामूहिक निडन या अरीबदा के नाम से जानते हैं। जब हम इनके पर्यावास की बात करें यानी इनके निवास स्थान की बात करें तो ये कहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के उष्ण जल में यानी गर्म जल में सामान्यतः पाए जाते हैं। ओडिशा का जो गहीरमाथा अभ्यारण्य है, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है, जिसकी अवस्थिति आप यहां देख सकते हैं, ये ओडिशा में पड़ता है। वहां पर समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े रोकरी के रूप में इसे जाना जाता है। और जब हम रोकरी की बात करते हैं तो रोकरी का मतलब है प्रजनन करने वाले पशुओं का एक बहुत बड़ा समूह। तो प्रजनन करने वाले जो ओलिव रिडले कछुए हैं इनका एक बहुत बड़ा समूह गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य के पास इकट्ठा होता है और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो ओलिव रिडले कछुए हैं वो अंडे देते हैं और वहीं पर एक तरह से उनको मिट्टी में दबा देते हैं, समुद्री रेत में दबाते हैं और कुछ समय के बाद फिर उससे ओलिव रिडले कछुए का जन्म होता है, अंडों से बाहर निकलते हैं। तो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में यहां पर प्रजनन के लिए ओलिव रिडले कछुए आते हैं। इनके संरक्षण की स्थिति के बारे में बात करें, इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें ओलिव रिडले कछुए को वल्नरेबल यानी सुभेद्य का दर्जा प्रदान किया गया है।
इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इनको स्थान दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें संरक्षण के स्तर पर उच्चतम स्तर पर रखा गया है ताकि इनके संख्या में किसी भी प्रकार की कमी न आए। इसके अलावा जो साइट्स है यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इस प्रकार से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है ताकि इनकी जो संख्या है, इनका जो संरक्षण है वो प्रभावित न हो नकारात्मक रूप से। तो ये हमने ओलिव रिडले कछुए के बारे में सामान्य बात कर ली। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम के IAS-GS फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन शाखाओं में ये बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तो हिंदी माध्यम के GS फाउंडेशन बैच प्रयागराज शाखा, लखनऊ शाखा और नोएडा शाखा में प्रारंभ होने जा रहे हैं। कब कब प्रारंभ हो रहे हैं? जैसे प्रयागराज में बैच प्रारंभ होगा 19 फरवरी से, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 बजे। लखनऊ में बैच प्रारंभ होगा 20 फरवरी से, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे। और नोएडा में जो बैच प्रारंभ होगा वो होगा 21 फरवरी को, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भारत को कई तरह के आंकड़े इस प्रकार से आते हैं कि भारत को दुनिया में सर्पदंश की राजधानी के रूप में पहचाना जा रहा है, क्योंकि भारत में सर्पदंश से होने वाली जो मौत है उसका आंकड़ा ही इतना बड़ा है। इसलिए भारत में एंटी वेनम की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा एंटी वेनम का उत्पादन करता है, जो जहर से निपटने की एक पूरी व्यवस्था है। लेकिन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच बेहद कम है। इसका मतलब है कि एंटी वेनम का उत्पादन होने के बावजूद भी उसका जो प्रसार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रकार से नहीं है कि वो सांपों के काटने से होने वाली मौतों को कम कर दे। तो इसलिए भारत में एंटी वेनम का सबसे ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद भी एंटी वेनम की कमी जैसी स्थिति दिखाई देती है, जो भारत में इनोवेशन के लिए नए माध्यम भी बन सकती है। यानी भारत में इनोवेशन किया जाना चाहिए ताकि भारत में, और इनोवेशन के साथ साथ एंटी वेनम के संदर्भ में इनोवेशन किया जाना चाहिए। हम उसका कारण समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनोवेशन के अलावा भारत में एंटी वेनम के प्रसार के अंतर्गत प्रशासन भी बेहतर होना चाहिए ताकि उसकी पहुंच को एक समान रूप से सभी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके और एंटी वेनम की कमी महसूस ना हो और सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सके, उन्हें कम किया जा सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्पदंश के कारण भारत में लगभग कितनी मौतें होती हैं। तो एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें जो हैं वो सांपों की काटने से ही होती है। और यही कारण है कि भारत को सांपों की काटने की राजधानी के रूप में भी व्याख्यायित किया जाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो कृषि करने वाले किसान हैं या कृषि करने वाले जो मजदूर हैं, उनका सांपों से लगातार मुकाबला होता रहता है, सांपों से लगातार मुठभेड़ होती रहती है। विशेष तौर से जो बरसात का मौसम होता है, जो वर्षा का मौसम होता है, जो मानसून के मौसम में जब अलग अलग क्षेत्रों में पानी भर जाता है तो जमीन के नीचे इनका सामान्यतः प्रवास होता है और पानी भर जाने के कारण ये सतह पर आ जाता है। तो बरसात के मौसम में कृषि कार्य करने वाले मजदूर हों, किसान हों, उनसे टकराव सांप का हो ही जाता है और यही कारण है कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर सांपों के काटने से मौत होती है। एक अध्ययन के अनुसार 2001 से 2014 के बीच 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख से अधिक सांप के काटने से भारत में मौत हुई, जो इस समस्या के पैमाने को प्रदर्शित करता है और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता की तरफ भी संकेत प्रदान करता है। और सबसे पहली बात आती है कि सांपों की काटने को अगर आपको प्रतिरोध करना है, उसके लिए एक व्यवस्था खड़ी करनी है, तो सबसे पहले एंटी वेनम का उत्पादन होना चाहिए। एंटी वेनम का उत्पादन होने के साथ साथ उसका प्रचार एक समान तरीके से होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। साथ ही भारत में बिग 4 सांप, जो 4 सबसे बड़े सांप हैं जिनके काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, वो कौन कौन से होते हैं? वो कौन कौन से हैं? इंडियन कोबरा है, कॉमन करैथ है, रसेल वाइपर है और सो स्किल्ड वाइपर है। इसलिए भारत में जो एंटी वेनम का उत्पादन होता है वो इन्हीं के जहर से होता है। इसलिए जब इनके जहर से उत्पादित होने वाले एंटी वेनम
को आप ऐसे क्षेत्रों में यूज करते हैं जहां पर कोई दूसरा सांप ज्यादा प्रभावी है, तो ये एंटी वेनम बहुत ज्यादा प्रभावी भी, कारगर भी नहीं होता। इसलिए केवल इन्हीं 4 सांपों के काटने या इन्हीं चारों सांप के जहर से ही एंटी वेनम का उत्पादन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें दूसरे सांपों को भी शामिल किया जाना चाहिए या कोई अलग कृत्रिम रास्ता अपनाना चाहिए जो एंटी वेनम को प्रभावी बनाए। इसलिए इनोवेशन की भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले भारत में एंटीवेनम उत्पादन की स्थिति को देख लेते हैं। दुनिया में भारत सबसे बड़ा एंटीवेनम उत्पादक देश है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की पहुंच में कई तरह की चुनौतियां हैं। कई तरह की चुनौतियां किस प्रकार से है, जैसे एंटीवेनम को संग्रहित रखने के लिए, लगातार उसको बनाए रखने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। कोल्ड स्टोरेज को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने और लगातार उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको बिजली की निरंतर आपूर्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर बिजली की आपूर्ति प्रभावित होती है तो एंटी वेनम का संरक्षण भी प्रभावित हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं, इस तरह की जो लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं, उसके कारण एंटी वेनम का बहुत बड़ा उत्पादन होने के बावजूद भी भारत में एंटी वेनम प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हुई हैं। इसमें कई तरह की लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी हुई हो, बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई हो या अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी हुई है। उत्पादन लागत भी अधिक है भारत में एंटी जो वेनम की है। तो एंटी वेनम गरीब जनसंख्या के लिए महंगे होते हैं, जिससे समस्या और ज्यादा व्यापक हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान एक माना जाता है कि भारत में, और एक और समस्या है जो अभी आपको बताया था कि 4 जो बिग 4 सांप है, उन्हीं के जहर से एंटीवेनम का उत्पादन होता है। कई क्षेत्र भारत के ऐसे हैं, जैसे उत्तर पूर्व के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह एंटीवेनम कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां पर कई और जहरीली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत में सांपों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन जो जहरीली प्रजातियां हैं उनकी संख्या लगभग 40 से 60 मानी जाती है, जिसमें इन बिग 4 का नाम सबसे ऊपर आता है। तो एक प्रभावी समाधान इस समस्या का यह भी माना जाता है कि आप नए इनोवेशन करें एंटीवेनम के उत्पादन में, और एक इनोवेशन उसमें से है सिंथेटिक एंटीवेनम का उत्पादन, जो कि अधिक सुरक्षित और प्रभावी उपचार का दावा करता है। सिंथेटिक एंटीवेनम का उत्पादन कैसा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका उत्पादन हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन किए गए सिंथेटिक एंटीवेनम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से भी उत्पादन हो सकता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं तो इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक डीएनए का आपस में संयोजन, 2 या 2 से अधिक डीएनए का आपस में संयोजन, और उसके माध्यम से कुछ इस प्रकार से इस तरह के अपेक्षित जीन हासिल करना या अपेक्षित प्रोटीन का निर्माण करना या न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना, जिसमें हम अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप गुण चाहते हैं। तो इसमें ये प्रभावी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक मानी जाती है, और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से भी हम ऐसे प्रभावी एंटीवेनम का उत्पादन कर सकते हैं जो अधिक प्रभावी उपचार उपलब्ध कराएं। शोधकर्ता भारत में सांप के जहर की विविधता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट एंटीवेनम पर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्र विशिष्ट एंटीवेनम पर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में 4 जो बड़े सांप हैं उन्हीं के जहर से एंटीवेनम का उत्पादन होता है, इसलिए क्षेत्र विशिष्ट एंटीवेनम पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरण हैं, यानी ऐसे पहचान करने वाले उपकरण जो कि सांप के जहर को पहचानते हैं कि किस तरह की सांप ने काटा है, जहरीला सांप था या नहीं था, तो इसको पहचानने वाले जो उपकरण हैं वो पोर्टेबल होने चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें आसानी से ले जाया जा सके, ऐसे होने चाहिए। साथ ही जहर डिटेक्शन किट्स भी विकसित की जा रही हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल परिस्थितियों में, बहुत असामान्य परिस्थितियों में सही एंटीवेनम उपयोग का मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से समस्या का समाधान भविष्य में हो सकता है। एक पक्षी सर्वेक्षण पर भी बात कर लेते हैं, जो कि वायनाड कहां पर स्थित है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला की। वहां के स्काई द्वीप में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है। जब हम स्काई द्वीप की बात करते हैं तो स्काई द्वीप का मतलब क्या है? ऐसा पहाड़ी
क्षेत्र जो सामान्यतः उभरा हुआ होता है, और उभरा हुआ कब होगा? जब ये निचले क्षेत्रों से घिरा हुआ। तो निचले क्षेत्र से अगर ये पहाड़ी क्षेत्र घिरा हुआ है तो ये आकाश में एक द्वीप की तरह दिखाई देगा। तो वायनाड में स्थित ये स्काई द्वीप, पश्चिमी घाट में स्थित ये स्काई द्वीप, जो कि वायनाड में एक बड़ी उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर पक्षी सर्वेक्षण किया गया है। इस पक्षी सर्वेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। ये पक्षी सर्वेक्षण जो है ये 3 दिन का था, और किसके द्वारा किया गया? मुख्यतः 2 संस्थाओं के द्वारा किया गया, और एक संस्था जो है इसमें सहयोगी रही। किस किस के द्वारा? दक्षिण और उत्तर वायनाड वन प्रभाग, और दूसरा है आर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें सहयोग लिया गया ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, इनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। और पश्चिमी घाट के स्काई आइलैंड्स पर यह किया गया है। स्काई आइलैंड्स का मतलब हमने समझ लिया है। ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये 15 स्काई आइलैंड्स को कवर करता है, जो वायनाड के दक्षिणी हिस्से से लेकर अंबालापारा तक फैले हुए हैं। और इसकी सीमा किससे मिलती है? आर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ आर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य का बड़ा क्षेत्र कहां पर पड़ता है? कुन्नूर में पड़ता है। और ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य का जो बड़ा क्षेत्र है वो कहां पर पड़ता है? कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो ये हुई सामान्य बात। अब इस पक्षी सर्वेक्षण की सामान्य स्थितियों को देख लेते हैं कि इस पक्षी सर्वेक्षण में किस तरह की बातें हमारे सामने आई है। और यहां पर आपके सामने कुछ चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आपको ये पक्षी सर्वेक्षण के बारे में एक सामान्य स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो किस तरह की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की यहां पर खोज की गई है। सर्वेक्षण में 144 पक्षी प्रजातियों की 144 पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें ह्यूम वॉर्बलर किस प्रकार से दिखाई देती है? जैसे ये ह्यूम वॉर्बलर है। नीलगिरी शोलाकिली, ये नीलगिरी शोलाकिरी है। यूरेशियन क्रेग मार्टिन, ये यूरेशियन क्रेग मार्टिन है। गंभीर संकटग्रस्त रेड हेडेड वल्चर, आप ये देख सकते हैं कि रेड हेडेड वल्चर है, ये रेड हेडेड गिद्ध है। और ये आईयूसीएन का जो स्टेटस है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है। और हाल ही में वर्णित बानासुर चिलप्पन इसमें शामिल है, ये बानासुर चिलप्पन है। तो ये इनके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति है जो यहां पर रिकॉर्ड की गई है। 144 पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। कुरिचियार माला में 60 ओलिव बैक्ड पिपिट्स, आप ये देख सकते हैं ये ओलिव बैक्ड पिपिट्स है। इनका एक दुर्लभ समूह मिला है। और कहां पर मिला है? एक स्थान पर मिला है जिसको हम पश्चिमी घाट में कुरिचियार माला कहते हैं, जो एक प्रवासी पक्षी है। ये किस प्रकार का पक्षी है? बाहर से आया हुआ है, प्रवासी पक्षी है। और सर्वेक्षण में ये विशेष आकर्षण का केंद्र भी रहा। तो ये सामान्यतः हमने सर्वेक्षण के बारे में जान लिया। इस सर्वेक्षण का महत्व क्या है? इस प्रकार के सर्वेक्षण करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भविष्य की सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि इस प्रकार के जब सर्वेक्षण हम लोग करते हैं तो ये भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। तो विशेषज्ञों ने वायनाड के अद्वितीय यानी यूनिक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो माउंटेनस इकोसिस्टम है, उसको संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया है। विशेष रूप से जो संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड बानासुर चिलप्पन, जो अभी हमने पक्षी देखा, एक चिड़िया के समान पक्षी है, एक चिड़िया ही है जिसको हम बानासुर चिलप्पन के नाम से जानते हैं और संकटग्रस्त श्रेणी की है। इस तरह के पक्षियों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम का अध्ययन करें। सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि जो बानासुर चिलप्पन है, एक महत्वपूर्ण इसके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की घोषणा की जाए, ताकि पूरी पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा की जा सके। जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि ये क्षेत्र वर्तमान में किसी भी संरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं। तो एक सुझाव भी इस पूरे सर्वेक्षण से निकल करके आया है कि बानासुर चिलप्पन के नाम पर एक राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की जाए, जो कि पूरी पर्वत श्रृंखला को सुरक्षा प्रदान कर सके। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर ये पक्षी सर्वेक्षण किया गया है, ये किसी तरह की प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आता है। इसलिए यहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करें, और वो बानासुर चिलप्पन के नाम पर एक राष्ट्रीय पार्क का निर्माण, इस तरह का एक महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर दिया गया है। अगली खबर हमारी यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान में परेशानी से जुड़ी हुई है।
मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो कचरा पड़ा हुआ है उसका निपटान करना चाहती है। कचरा क्यों पड़ा हुआ है? आप जानते हैं कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसका एक संयंत्र हुआ करता था भोपाल में, और संयंत्र किससे संबंधित था? उर्वरकों के निर्माण से संबंधित था, फर्टिलाइजर्स का निर्माण होता था। अब इसमें 2-3 फरवरी 1984 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। फरवरी नहीं, दिसंबर, 2-3 दिसंबर 1984 को एक महत्वपूर्ण एक बहुत ही दर्दनाक घटना, महत्वपूर्ण नहीं, दर्दनाक घटना घटी, और इसमें गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव होने की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत और 10,000 से ज्यादा लोग अपंग हो गए और लाखों की संख्या में परिवार प्रभावित हुए। तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर कचरे का निपटान अभी तक नहीं हुआ है। तो हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है और यहां पड़े हुए कचरे का निपटान करना है, और मध्य प्रदेश सरकार भी उस कचरे के निपटान को करना चाहती है, लेकिन उसमें कई तरह के परेशानी आ रही है। तो कचरे का निपटान किस स्थान पर होने जा रहा है? पीथमपुर में होने जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि पूरी खबर क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के जो डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड संयंत्र है, यानी बंद हो चुका जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र है, यहां से 358 टन खतरनाक कचरा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जलाने के लिए, यानी इंसिनरेशन के लिए, इंसिनरेशन प्रक्रिया जब किसी चीज को बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है ताकि उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैले, सारी चीजें एकदम नष्ट हो जाएं बहुत उच्च तापमान पर। तो इंसिनरेशन के लिए भेजा, और कहां पर भेजा है? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में। कितना टन कचरा है? 358 टन खतरनाक कचरा है। कचरा निपटान योजना, जिसे उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा यानी ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी में अंजाम दिया जाना था, स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना इसको करना पड़ा, जिन्हें जलाने की प्रक्रिया से हानिकारक उत्सर्जन का डर है। यानी जो स्थानीय निवासी है वो ये मान रहे हैं कि अगर इसको जलाया जाता है, इंसिनरेशन प्रोसेस में लाया जाता है, तो इससे कुछ हानिकारक रसायन उत्सर्जित हो सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे या सोयल हेल्थ पर प्रभाव डालेंगे, जिससे जल प्रदूषण जैसी चीजों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को कचरे के निपटान के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। तो अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि वो इस कचरे का निपटान किस प्रकार से करे। कचरे की संरचना यानी उसकी कंपोजिशन और पर्यावरणीय चिंताओं को जान लेते हैं। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से निकलने वाले कचरे में खतरनाक पदार्थ जैसे नेफ्थोल, कार्बेरिल अवशेष, रेजिड्यू और अन्य रसायन हैं जो कि उर्वरक उत्पादन में उपयोग होते थे। 2014 में किए गए एक परीक्षण के अंतर्गत जलाने की प्रक्रिया यानी इंसिनरेशन प्रोसेस में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ या पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है और सारी चीजें उत्सर्जन मानकों के भीतर ही थी। हाल ही में पास के पानी में नमूनों की जांच में कुछ प्रदूषण पाया गया था, लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये TSDF यानी जो ट्रीटमेंट और स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी है उसके संचालन से संबंधित ये प्रदूषण नहीं है, ये डिफरेंट है, उससे इन्होंने इसको नहीं जोड़ा है। और इसलिए क्योंकि इस प्रकार के जल प्रदूषण के तत्व हमारे सामने आए हैं, उस तरह की खबरें सामने आई हैं, तो स्थानीय नागरिकों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। इसमें किस तरह के भविष्य के कदम उठाए जा सकते हैं और जलाने की प्रक्रिया के संबंध में किस तरह की प्रक्रिया का पालन होगा उसको देख लेते हैं। विरोध, सरकार का कहना है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार विरोध, गलत सूचना के कारण सरकार ने जलाने की प्रक्रिया यानी इंसिनरेशन प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोक दिया है और अधिकारियों का ध्यान जन विश्वास को सुधारने पर है। इसके लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। सरकार ने एक छोटा सा ट्रायल परीक्षण भी किया है और जो कि जलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और जिसे उच्च तापमान पर किया जाएगा ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और ये पूरा जो इंसिनरेशन प्रोसेस है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, बहुत ही उच्च तापमान पर किया जाता है। यदि ये सफल रहता है तो पूरी कचरा निपटान प्रक्रिया को कुछ महीनों में बैचेस में संपन्न कर दिया जाएगा। तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो स्थानीय नागरिक है, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है, वो मिस इन्फॉर्मेशन को दूर किया जाए। स्थानीय नागरिकों के कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए एक छोटा सा ट्रायल किया जाए ताकि प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको स्थिति स्पष्ट की जा सके।
और इस कचरे का निपटान किया जा सके। अब इनसे संबंधित एक एक प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न क्या है? ओलिव रिडले कछुए का IUCN रेड लिस्ट में संरक्षण दर्जा क्या है? आपके ऑप्शन क्या है? ए संकटग्रस्त, बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, विलुप्त एक्सटिंक्ट या सुभेद्य वल्नरेबल। दूसरा प्रश्न है भारत में एंटीवेनम पहुंच में प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए है एंटीवेनम की अत्यधिक आपूर्ति, ऑप्शन बी दवाइयों का अवैध निर्यात, ऑप्शन सी पहुंच में असमानता और गलत प्रशासन, ऑप्शन डी भारतीय लोग एंटीवेनम का उपयोग नहीं करना चाहते। तीसरा प्रश्न है हाल ही में वायनाड स्काई आइलैंड्स पर पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, ऑप्शन बी है दक्षिण वायनाड और उत्तर वायनाड वन प्रभाग, ऑप्शन सी है आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है भोपाल के यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान के लिए पीथमपुर में किस प्रकार की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रिसाइकलिंग सुविधा, उपचार भंडारण और निपटान सुविधा, TSDF सुविधा, कचरा प्रोसेसिंग केंद्र या केवल भंडारण सुविधा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।